हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैट्स 1 में, चैप्टर 1 में क्लास नंबर 6। और ये हमारे बेसिक्स की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद से फिर हम लोग अपने डिवोर बुक पे चलेंगे। इतना ही मुझे अपनी तरफ से एडिशनल बेसिक्स आपको गाइड करना था। तो स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस। स्क्यूनेस में बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है, इसका बहुत यूज़ है। इकोनोमेट्रिक्स आएगा आपका, ठीक है। और इकोनोमेट्रिक्स तो छोड़ो, अभी ही बहुत सारी चीज़ें निकालनी होंगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बात करेंगे कि क्यूनेस 0 होता है, कर्टोसिस 3 होता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मैम क्या बोल रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल शेप्ड ग्राफ, तो यहाँ पढ़ लेते हैं तो फिर टर्म्स को हम लोग आराम से कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो स्क्यूनेस से सबसे पहले सीखेंगे हम लोग कि स्क्यूनेस है क्या। तो नॉर्मल ग्राफ में हम लोगों ने चैप्टर 1 में, मतलब टॉपिक 1 में पढ़ा था, जो सिमेट्रिकल होता है। नॉर्मल ग्राफ विच इज सिमेट्रिकल वी आर टॉकिंग अबाउट। जो सिमेट्रिकल होता है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे, दैट इज योर मोड, वही हमारा मीन भी होता है और वही हमारा मीडियन भी होता है। सिमेट्रिकल कर्व में, सिमेट्रिकल ग्राफ, ये एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ बनता है। ये किसका बनता है? एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ बनता है। तो दिस इज सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल में मीन, मीडियन, मोड तीनों क्या होंगे? सेम होंगे। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। लेकिन कुछ ग्राफ ना ऐसे होते हैं, लॉन्ग टेल ऑन द राइट हैंड साइड। तो आपको तो पता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा होगा, दैट इज योर मोड। ये तो सबको पता है। मोर और लेस एक जगह बीच में मीन होता है, एवरेज। अब मीन के बाद हम लोगों ने टॉपिक 1 में डिराइव किया था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2। अगर आपको याद होगा तो मोड प्लस मीन कॉन में 3 को तोड़ दिया था दो पार्ट में। 1 प्लस इज इक्वल टू था मीडियन। यानी मीडियन जो है, अगर ये मोड है, ये मीन है, सपोज करो, मीडियन इसके बीच में आएगा जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, सेक्शन फॉर्मूला। 2 इंटू मीन प्लस 1 इंटू मोड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू मीडियन। मीडियन हमेशा बीच में डिवाइड करेगा जो भी गैप होगा, और किसके क्लोज होगा? मीन के क्लोज होगा मीडियन। इस गैप को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। पता है इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा को बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर किसी ग्राफ का लॉन्ग टेल राइट हैंड साइड पे मिला तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। ये खैर आपके डिवोर में भी है, फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत है, बहुत डिटेल में नहीं है लेकिन आइडिया है। पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए कंडीशन तो आपको याद हो गया होगा। पॉजिटिवली स्क्यूड में मोड सबसे छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं एक्सिस पे। उससे बड़ी वैल्यू होगी मीडियन और उससे बड़ी वैल्यू होगी मीन। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिवली स्क्यूड। के बाद से आते हैं हम लोग नेगेटिवली स्क्यूड पे। लॉन्ग टेल ऑफ द कर्व ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला हो गया मोड, मोर और लेस एक जगह हो गया मीन, और इसके बीच में अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते हो तो जो मीन के पास होता है, दैट इज योर मीडियन। दैट इज योर मीडियन 1:2 के रेशियो में करता है। तो नेगेटिवली स्क्यूड के लिए आपको कंडीशंस याद हो गई होगी। नेगेटिवली स्क्यूड के लिए, वैसे स्क्यूनेस बहुत बड़ा टॉपिक है, स्टैट्स ऑनर्स में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों को बहुत कम पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ा रहे हैं। इसमें बच्चे कंडीशन क्या हो जाएगी? मीन सबसे छोटी वैल्यू, फिर मीडियन और फिर मोड आता है। ठीक है, के बाद से बहुत सारे मेथड होते हैं जो कि कोफिशिएंट के स्क्यूनेस के कोफिशिएंट को मेजर करते हैं। जैसे एवरेज निकालने के लिए मीन भी होता है, मीडियन भी होता है, मोड भी होता है। वैसे स्क्यूनेस निकालने के लिए बहुत सारे कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे कोफिशिएंट्स हैं।
तो बस आप इतना जान लो कि जो डेटा हमारा सिमेट्रिकल होगा वहाँ पे कोफिशिएंट का जो स्क्यूनेस का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी जीरो ऑलवेज। यानी अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज जीरो दैट मीन्स द डेटा इज सिमेट्रिकल। का असिमेट्रिकल नेचर है ही नहीं, असिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल है, दोनों साइड से एक बराबर है, डिस्टर्ब नहीं है। असिमेट्रिकल में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो डिस्टर्ब और सिमेट्रिकल इस वर्ड से डिफ्रेंशिएट करेंगे टॉपिक को। सेकेंड में डिस्टर्ब ग्राफ है, जैसा लेफ्ट में है वैसा राइट में नहीं है। यहाँ पर स्क्यूनेस पॉजिटिव आया है और इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। ये कितने तरीके से निकाला जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर अगर आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालोगे तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है। ठीक है, तो अब स्क्यूनेस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक अभी हमारा जो है वो है, सबसे पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं, मेथड टू फाइंड। जो बेसिक हैं दो तीन हैं, पहले उनको पढ़ लेते फिर मोमेंट्स पे जाएंगे। टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पहला है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन्स, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। उन्होंने कहा था स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहा था इन्होंने? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम लोग एस के पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एस के और पी कार्ल पियर्सन पहचानने के लिए। इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन भी निकालना आता है हमें फर्स्ट टॉपिक से, मोड भी निकालना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेकंड टॉपिक से निकालना आता है। तो अगर आपको कोई डेटा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस में दे देता है तो आप लोग उसका कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि डेटा हमारा कैसा होगा। ग्राफ लेफ्ट में ज़्यादा लॉन्ग टेल होगा, राइट में होगा, या बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। तो इस पे क्वेश्चंस तो हमें नहीं करने हैं, क्वेश्चंस में हम लोग टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। मेन जो टॉपिक है वो आप समझते चलो, जो मेन आएगा मोमेंट वाला उसमें हम एक क्वेश्चन कराएंगे लेंदी सा। इन सब पे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अगर डेटा दिया रहेगा तो आप तीनों चीज़ें निकाल करके पुट कर दोगे, आपको आ जाएगा कार्ल पियर्सन्स ऑफ कोफिशिएंट। तो यहाँ पर बचे कार्ल पियर्सन्स ऑफ कोफिशिएंट यानी एस के पी, ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिवली स्क्यूड है। यहाँ पर एस के पी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर एस के पी क्या आ जाएगा बताओ? जीरो। ये हो गया कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कभी कभी हमें इस फॉर्मूला का भी यूज करना पड़ता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन। तो आपको मीन और व्हेन मीन एंड मीडियन आर गिवन, मोड तो है ही नहीं, मोड यहाँ से निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे मोड को। समझ में आ गई बात? तो अगर कोई एक टर्म मिसिंग है तो उसको निकालने के लिए दूसरे फॉर्मूले का हेल्प हम लोग ले सकते हैं। तो स्टैट्स में बेसिकली क्या है कि आपको टॉपिक तो समझ में आना ही चाहिए, लेकिन समझ करके भी आप नहीं करोगे अगर आपको फॉर्मूला नहीं लर्न होगा तो। फॉर्मूला तो लर्न करना ही पड़ेगा। कार्ल पियर्सन्स हो गया। अब इसके बाद से है पाउलीज। कार्ल पियर्सन ने किसको किसको लिया था? मीन मीडियन मोड को लिया था। अब बाउलीज आ रहे हैं, बाउलीज ने लिया था क्वार्टाइल्स को। बाउलीज ने किसको लिया था? क्वार्टाइल को। ध्यान से सुनना। सेकेंड, बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इनका क्या फंडा है ये समझ लो जरा। ये लगभग मीन का होता है, इधर होता है Q1। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड बना दें, Q3 काफ़ी दूर चला जाएगा, बीच में तो मीडियन होगा ही। अब ध्यान से सुनो, मीडियन और Q3 के बीच का गैप ज़्यादा हो जाएगा और मीडियन और Q1 के बीच का कम होगा। तो बाउलीज कोफिशिएंट कहता है कि राइट गैप में से लेफ्ट गैप को माइनस करेंगे, नीचे में दोनों को ऐड करेंगे। राइट गैप इज अबाउट
this is Q3 minus median, and this is median minus 1. Q3 minus median minus 1 अपॉन में उन्हीं दोनों का सम Q3 माइनस मीडियन प्लस मीडियन माइनस Q1। तो ऊपर में आ गया Q3 माइनस Q1 माइनस 2 मीडियन। जैसे हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला लर्न करने को कहते हैं वो लॉजिकल है। मीडियन मीडियन कैंसिल Q3 माइनस Q1। ठीक है, ये आ गया हमारा प्लस Q1 ऊपर में। ठीक है, ये आ गया हमारा फॉर्मूला बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया तो दिस विल बी बिगर देन दिस वन। ये बिगर होगा और ये क्या होगा, स्मॉलर होगा, तो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। यही फंडा होता है इस फॉर्मूले का, जो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा उसका एस के बी पॉजिटिव आ जाना है। तो अब जब हमने सीख लिया है तो क्यों ना यहाँ पे लिख दे एक बार कि एस के बी भी क्या होगा, नेगेटिव। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। पाउलीज का भी कोफिशिएंट आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर एस के बी भी आएगा 0। समझ में आ रहा है? इस पे भी क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई डेटा आपको दिया हुआ है तो आपने निकालना सीखा हुआ है कि Q1 Q3 कैसे आएगा, मीडियन कैसे आएगा। फर्स्ट टॉपिक में निकाल करके फॉर्मूले में पुट कर देना है। इफ इट इज कमिंग टू वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, चाहे जितनी भी छोटी आ रही हो जितनी भी बड़ी आ रही हो, कोफिशिएंट है तो 1 से तो बड़ा आएगा नहीं, तो चाहे जितनी भी छोटी आ रही हो, होगा वो पॉजिटिव तो पॉजिटिवली स्क्यूड ही लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? थर्ड है केलीज। 3 बेसिक फॉर्मूले, उसके बाद से मूवमेंट पे चलेंगे हम लोग। केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। देखो, जो मीन मीडियन मोड था उसको ले लिया किसने, कार्ल पियर्सन ने। जो क्वार्टाइल्स बच गया उसको ले लिया बाउलीज ने। अब बचा क्या, परसेंटाइल्स। तो केलीज ने परसेंटाइल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था किसको, किसको एक्सप्लेन किया था, स्क्यूनेस को। तो ध्यान से सुनो, इन्होंने कहा मान लो अगर डेटा हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है, बीच में होगा मीडियन। मीडियन एक्चुअली में P50 होता है। इधर अगर आप P30 ले लेते हो, 20 में है, तो इधर थोड़ा आगे जाकर के P70 मिलेगा आपको। तो फिर वही चीज, राइट गैप माइनस लेफ्ट गैप, दिस विल बी P70 माइनस मीडियन, दिस विल बी मीडियन माइनस P30। तो जरूरी नहीं कि आप 30 और 70 ही लो, आप चाहो तो परसेंटाइल का कोई भी 2 अलग अलग पेयर ले सकते हो, लाइक 20 और 50 भी ले सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि आपको समझ में आना चाहिए कि गैप में मेंटेन होना चाहिए पोजीशन में। अगर मीडियन से आप 20 पीछे आ रहे हो तो मीडियन से 20 आगे जाना पड़ेगा, यानी P30 और P70 लेना पड़ेगा। अगर P40 लेते हैं तो दूसरा कौन सा लेना पड़ेगा, यस अगर आप 40 लेते हो तो आप इसमें तो 10 पीछे आए हो ना काउंटिंग में, परसेंटाइल में। इधर में P60 लेना पड़ेगा। कोई भी पेयर लेकर के आप पता लगा सकते हो, अगर डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो चाहे कोई भी पेयर लोगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। एस के का फॉर्मूला हो जाएगा राइट गैप, दैट मीन्स P70। एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, माइनस मीडियन माइनस लेफ्ट वाला गैप, मीडियन माइनस P30, नीचे में दोनों का आ जाएगा सम, यानी P70 माइनस मीडियन और प्लस में आ जाएगा मीडियन माइनस P30। तो ये तीनों बेसिक से कोफिशिएंट हो गए जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद से हम लोग बढ़ेंगे मोमेंट पे। कर्टोसिस तो खैर विदाउट मोमेंट हो ही नहीं सकता है, ये जैसे बेसिक फॉर्मूले हैं स्क्यूनेस के, ऐसा कोई बेसिक फॉर्मूला कर्टोसिस के लिए नहीं है। तो कर्टोसिस पढ़ने से पहले आपको मोमेंट पता होना चाहिए। तो मोमेंट्स देखते हैं कि मोमेंट्स होते क्या हैं। MOMENTS। अभी तक मोमेंट्स क्या जानते थे, पल क्षण। ये मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है, ये मेरा बहुत एडवेंचरस मोमेंट है, इंग्लिश लिटरेचर का यूज करते थे ना। अब स्टैटिस्टिक्स में मोमेंट देखो कितना खतरनाक चीज होने वाला है। मोमेंट जो है वो एक स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि काफी हेल्प करता है हमें काफी कुछ डिसाइड करने में। तो वी हैव टू रीड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ मोमेंट। ये आपका चैप्टर 6 में भी है मोमेंट्स।
यहाँ तो हम पढ़ा ही रहे हैं, फिर चैप्टर 6 में इसका यूज होगा, तो वहाँ डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, कहेंगे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है उसी को देखना है। तो मोमेंट का अच्छे से नोट्स बनाओगे। क्या है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, ठीक है। ये बुक अभी 2 सेमेस्टर चलेगा ना, स्टैट्स 1 और स्टैट्स 2, एमएमई 1 2 3 3 सेमेस्टर चलेगा एमएमई के बाद से 4 सेमेस्टर में आएगा इकोनोमेट्रिक्स, 5th में एडवांस इकोनोमेट्रिक्स आएगा, वो ऑप्शनल होता है, जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ले। तो स्टैट्स तो आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में भी। इस सेमेस्टर का सारा नोट्स, चाहे मैथ्स हो स्टैट्स हो, पूरे इको ऑनर्स तक रखोगे, अगर एमए करते हो तो एमए तक भी रखोगे, ठीक है। आप लोग इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हो, आप लोगों को बताएं कि इंडिया में आप लोगों को ट्यूशन भी मिल रहा है। विदेश में यही कोर्स कराया जाता है, वहाँ ट्यूशन नहीं मिलता है, फॉरेन में बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे भी यही बुक्स चलती हैं, और वहाँ तो बच्चों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, टीचर बताते ही नहीं है, बहुत परेशान करते हैं, मतलब बस ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया निकल गए, कोई क्वेश्चन नहीं कराया, कुछ असाइनमेंट ये सब नहीं होता है। बच्चे वहाँ पे बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी नहीं होता है, 8th क्लास में ही मैथ्स छोड़ दिए होते हैं। एक तो आप इंडिया में हो तो आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, यहाँ का हवा पानी में ही अलग बात है। उसके बाद से आपने 11th 12th मैथ्स किया है, वो भी इंडियन बोर्ड से, तो काफ़ी मुश्किल सब कुछ आपको करा दिया गया है, आपको इतना लेवल हाई करके तैयार कर दिया गया है। क्या से आप ये पढ़ रहे हो, आप जब एमए करने के लिए बाहर की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, चाहे आप यूके जाओ चाहे कहीं भी जाओ, वहाँ पे यही एमएमई की बुक चलती है, सिरसेटर एंड हेमन, मेरी बात याद रखना। तो जितने भी नोट्स पढ़ रहे हो सब लेते जाना। वहाँ पे एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है सितंबर के मंथ में, वो एडमिशन तो आपका ले लेंगे, फ़ी वगैरह सब सबमिट करा लेंगे। ये हम इसलिए बता रहे क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे बाहर गए सब पढ़ने, उन्हीं लोगों ने शेयर किया है, तो आप लोगों के साथ हम भी शेयर कर देते हैं। वो आपका एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो एक क्वालिफाइंग टेस्ट लेते हैं अगस्त या सितंबर के मंथ में, उस क्वालिफाइंग टेस्ट को पास करना होता है, अदरवाइज योर एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। कुछ अमाउंट ऑफ फ़ी रख करके वो आपका रिफंड कर देंगे, क्या है अब आजकल क्या नियम है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उस क्वालिफाइंग टेस्ट को पास करना होता है, अदरवाइज आप एक भी सेमेस्टर में अपियर नहीं कर पाओगे। उस क्वालिफाइंग टेस्ट में भी एमएमई के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, माइक्रो मैक्रो बहुत कम, एमएमई और स्टैट्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो बच्चा एमएमई और स्टैट्स कर लेगा ना, वो माइक्रो मैक्रो समझने के लायक उसका ब्रेन है, माइक्रो मैक्रो कभी भी तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो मोमेंट्स, और इतना ही नहीं, एमए के सिलेबस में भी वही बुक्स पढ़ाई जाती हैं बाहर में, सेटर एंड हैमंड की, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस बुक है इकोनॉमिक्स के सेक्टर में। चलो मोमेंट्स मोमेंट्स मोमेंट्स, पहले ना डीयू का रैंक काफ़ी पीछे चला गया था, पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ में 200, और जैसे ही ये बुक आया था 2011 में ना, फिर उसके बाद से अचानक से इसका रैंक जो है वो 50 हो गया। अब तो पता नहीं क्या है रैंक का, करंट सिचुएशन क्या है ये मुझे नहीं पता है, उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था अपने, 47 है, ठीक है। तो मोमेंट्स, तो चलो मोमेंट्स हम लोग 3 टाइप का पढ़ते हैं, तो बच्चे आप लोग अच्छा करो, बाहर जाओगे तो कम से कम इसका तो रेपुटेशन बढ़ेगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। मोमेंट्स, मोमेंट्स में हमें 3 टाइप के मोमेंट्स पढ़ने हैं, सेंट्रल मोमेंट्स, सेंट्रल, पेन क्यों, सेंट्रल मोमेंट्स, दूसरा है मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी मोमेंट्स भी जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर आर्बिट्ररी ओरिजिन, आर्बिट्ररी मोमेंट्स, और तीसरा है मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो या ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो ध्यान से देखना, इसमें जो डेविएशन लेते हैं ना, डी, डी का मतलब होता है x माइनस एक्स बार, एक्चुअल मीन मोमेंट्स भी इसको बोलते हैं। आर्बिट्ररी मोमेंट्स में डी का मतलब होता है x माइनस ए, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन, आपने किसी को भी ले लिया है। यहाँ पर डी का मतलब होता है x माइनस ज़ीरो, यानी एक्चुअली में x ही है डी, ओरिजिन मतलब ज़ीरो। मोमेंट में आप होते तो बहुत सारे मोमेंट हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 4 मोमेंट, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं स्क्यूनेस मोमेंट एंड कर्टोसिस, इसमें 4 ही मोमेंट हमें पढ़ने ही है। तो पढ़ेंगे μ1, μ2, μ3, 4, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे होते हैं लेकिन पढ़ेंगे 4। इसमें जो सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है μ1, 2, 3, 4 से। इधर जो मोमेंट होंगे उनको μ1 डैश, μ2 डैश, μ3
3 डैश 4 डैश, इधर जो होंगे उनको V1 V2 V3 V4, सब में रिलेशन भी है। हमारे काम का ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मोमेंट ही हमें चाहिए होते हैं, हम जिससे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस भी निकाल सकते हैं। तो सेंट्रल मोमेंट तक ही जाना है, बट ये कभी कभी निकालना इजी होता है, तो निकाल करके फिर कन्वर्ट ही करते हैं इसमें। ये भी निकालना कभी कभी इजी होता है, तो कन्वर्ट ही करना होता है, तब जाकर के फिर कोफिशिएंट का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। अभी सबसे पहला हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सेंट्रल, फिर आर्बिट्ररी और फिर अबाउट ओरिजिन। सेंट्रल में देखना μ1 इज इक्वल टू समेशन इंडिविजुअल के लिए x माइनस एक्स मीन बाय n। अब जरा बताना, अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पढ़ी है तो μ1 की वैल्यू क्या होगी? 0। वेरी गुड। और हमेशा सेंट्रल मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट हमेशा 0 होगा, चाहे कुछ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, कैसा भी क्वेश्चन होगा हमेशा फर्स्ट मोमेंट 0 होगा, ये आपको याद रखना है। जब μ2 निकालोगे इंडिविजुअल वेयर देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, वहां पर आ जाएगा x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर का सम अपॉन में n। ये किसी फॉर्मूला का याद दिला रहा है मुझे, तो आप लोगों को याद आया किस फॉर्मूला से मैच कर रही है? कहीं पढ़ा है अभी तक? नहीं याद आया? दिस इज वेरिएंस। वेरिएंस, इसी पे रूट लगा दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में तीसरा वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था लास्ट कॉलम में? तो ये होता है वेरिएंस। तो ये भी फैक्ट है जो कि हर जगह लगेगा। μ1 सेंट्रल मोमेंट हमेशा 0 और μ2 इज ऑलवेज वेरिएंस, ये आपको बिल्कुल रट जाना है। μ2 इज वेरिएंस, ये आपको बिल्कुल रट जाना है। μ1 इज ऑलवेज 0। अब इसी तरीके से अगर μ3 चाहिए होगा तो समेशन x माइनस एक्स मीन का क्यूब अपॉन n, समझ ही चुके हो। μ3 की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। समेशन x माइनस एक्स मीन का पावर 4 अपॉन n। ये तो इंडिविजुअल में था, किसमें था? इंडिविजुअल में था। डिस्क्रीट में क्या हो जाएगा? बस डिस्क्रीट में आपको वही रूल अपनाना है जो मैंने टॉपिक 1 में आपको बताया था, कि जहां जहां समेशन है वहां समेशन के अंदर पहले f से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर n को रिप्लेस कर देंगे समेशन f से। देखो वही किया है मैंने, देखो अंदर में जो है पहले इसको f से मल्टीप्लाई किया है और फिर n को किससे रिप्लेस कर दिया? समेशन f से। एंड बाय प्रॉपर्टी दिस विल बी ऑलवेज 0। μ2 अब आप समझ चुके हैं, तो सीधा μr का फॉर्मूला, μ2 भी यहाँ भी वेरिएंस ही होगा। μr का फॉर्मूला तैयार करते हैं तो f x माइनस एक्स मीन का पावर r अपॉन समेशन f। ये डिस्क्रीट के लिए हो गया। कॉन्टिन्यूअस के लिए भी सेम फॉर्मूला लगता है, म्यू r इक्वल टू समेशन f x माइनस एक्स मीन टू द पावर r बाय समेशन f, वेयर x इज इक्वल टू लोअर प्लस अपर बाय 2। कॉन्टिन्यूअस में क्लास होगा ना, तो ये मिडिल वैल्यू निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? मिडिल वैल्यू म्यू r। अब कभी कभी ना हम लोग डेविएशन लेते वक्त ध्यान से देखना, कभी कभी वो स्टेप डेविएशन वाला ले लेते हैं h। तो यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना होगा कि फिर उससे ना अलग से मल्टीप्लाई भी करना होता है h टू द पावर r। यानी अगर आपने थर्ड मोमेंट निकाला है तो आपने f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन अपॉन h का क्यूब किया होगा, इस डेविएशन का क्यूब करके f से मल्टीप्लाई किया होगा अपॉन समेशन f इंटू बाहर से h क्यूब करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। ये हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे तो वहां पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस पे आज ही करेंगे एक, वहां भी इस चीज को अप्लाई करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस का ही क्वेश्चन लेंगे तो ये चीज करेंगे, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सेकेंड मोमेंट होगा तो h स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, फोर्थ मोमेंट होगा तो h टू द पावर 4 मल्टीप्लाई होगा। मतलब जिस ऑर्डर का मोमेंट उतना ही पावर h का उसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट सेंट्रल मोमेंट्स। अब एज्यूम्ड मोमेंट पे आते हैं, किसमें? इंडिविजुअल में। डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देते हैं या पहले μ1 लिखते हैं। μ1 इज इक्वल टू समेशन, बस मीन की जगह पे आ जाएगा एज्यूम्ड मीन, एक्चुअल मीन की जगह पे क्या आ जाएगा? एज्यूम्ड मीन बाय n।
अगर इसकी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो तो बन सकता है, टूटेगा ये दो पार्ट में, ए के साथ एन आ जाएगा, नीचे में एन 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 कैंसिल, μ1 इज इक्वल टू मीन माइनस ए। वैसे ये प्रॉपर्टी लर्न करने वाली नहीं, ये तो 1 मिनट के अंदर में आप खुद भी सॉल्व करके निकाल लोगे, इसलिए हम लोग लर्न नहीं करवाते, इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल में अगर म्यू आर चाहिए, समेशन एक्स माइनस ए टू द पावर आर बाई क्या करेंगे हम लोग, एन। यही अगर डिस्क्रीट में चाहिए तो अब आप समझ चुके होंगे, म्यू आर डैश, ओ डैश डैश तो लगाया ही नहीं, डैश डैश की बात हो रही है ना, आर्बिट्ररी। म्यू आर डैश करेंगे तो समेशन एफ इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर आर अपॉन समेशन एफ। नाउ सी, म्यू आर डैश आ गया। अब हम लोग आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यूअस पे आओगे बच्चे तो फिर से वही फॉर्मूला, बस फर्क क्या है कि जब भी अंदर में आएंगे ये मीन की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। म्यू आर डैश इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस ए टू द पावर आर अपॉन समेशन एफ, वही सब कुछ सेम है। एक्स इज इक्वल टू एल प्लस यू अपॉन टू, जो कि मिडिल वैल्यू दे देता है, सब कुछ सेम है। कभी कभी म्यू आर डैश इज इक्वल टू समेशन एफ, अगर आपने एक्स माइनस ए बाई एच करके किया था डेविएशन, तो फिर वही एच टू द पावर आर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद से आ जाओ आप किस में, अबाउट ऑरिजिन में। तो इंडिविजुअल में बहुत इजी है ये तो, तो का लगेगा v1 जब करोगे तो समेशन एक्स बाई एन हो जाएगा, क्योंकि जीरो माइनस जीरो तो कुछ होता ही नहीं है ना। देखो चलो एक बार करके बता ही देते हैं, क्या आ जाएगा, समेशन एक्स बाई एन, यानी v1 ही हमारा एक्स मीन होता है। ये चैप्टर 6 में यूज करेंगे हम लोग, एस्टिमेशन जब पढ़ेंगे ना चैप्टर 6 नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो वहां इस चीज का यूज करेंगे कि फर्स्ट मोमेंट इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स। फिर अगर म्यू2 निकालते हो तो समेशन एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर बाई एन, दिस इज समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन। अब आप समझ चुके हो, तो वी आर इक्वल टू समेशन एक्स टू द पावर आर बाई एन। उसके बाद से आ जाओ आप डिस्क्रीट पे। डिस्क्रीट में आ जाएंगे तो म्यू आर डैश इज इक्वल टू समेशन एफ टू एक्स टू द पावर आर बाई समेशन एफ। कॉन्टिन्यूअस में आ जाओगे तो आर डैश, तो म्यू आर डैश भी लिखते वक्त तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कभी तो ये भी हो सकता है ना कि एज्यूम मीन हम जीरो ही ले लें, हमारी मर्जी के ऊपर है, तो इसलिए v1 कहीं किसी किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो म्यू आर डैश से ही काम चला लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा म्यू आर डैश इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स टू द पावर आर बाई समेशन एफ, वेयर एक्स इज इक्वल टू लोअर प्लस अपर बाई 2। क्लास होगा उसकी मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिस्क्रीट में एक्स गिवन होता है, यहाँ भी वही चीज है। अगर आपने डेविएशन करते वक्त x को किसी हाइट से अगर डिवाइड किया है तो उसी h टू द पावर r से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये सारे हो गए तरीके मोमेंट्स निकालने के। 3 टाइप के मोमेंट्स होते हैं। अगर मीन आपका परफेक्ट वैल्यू आ रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मीन कुछ परफेक्ट इंटीजर आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है जिसे सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो रही है, तो हम मीन के अबाउट ही निकालते हैं, क्योंकि सीधा इसी का यूज कर लेंगे। बट कभी कभी मीन ऐसे आ जाता है 6.66666, अब क्या ले उसको, 6.67 ले या 6.66 ले, तो कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप 6.66 लोगे तो भी गलती कर रहे हो, और अगर 6.67 लोगे तो भी गलती कर रहे हो। उस टाइम पे फिर हम ये आर्बिट्रेरी निकालते हैं, फिर कन्वर्जन का फॉर्मूला है, फिर सेंट्रल में चले जाएंगे, v का भी निकाल करके हम लोग सीधा सेंट्रल में जा सकते हैं। तो पहले हमें सीखना पड़ेगा कन्वर्जन फॉर्मूला। यस यस, क्या शीट में शॉट लेना है, यस कल, चलो सिंगल बन गया, इसका स्क्रीनशॉट अब आप ले सकते हो।
ले लिया। तो कन्वर्जन फॉर्मूला जानना जरूरी है क्योंकि आखिर तो काम आएगा सेंट्रल मोमेंट ही, और कोई मोमेंट तो काम आएगा नहीं कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने में। चलो कन्वर्जन फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो देखो फ्रॉम, पहला हम लोग करने जा रहे हैं फ्रॉम आर्बिट्ररी टू सेंट्रल। फ्रॉम आर्बिट्ररी टू सेंट्रल। बस कहीं आप लिख लो, ये आना नहीं है आपके पेपर में लेकिन याद रहे तो अच्छी बात है। म्यू1 तो हमेशा 0 होता है इसलिए इसको तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं। म्यू2 के लिए हो जाएगा, जो भी आपने म्यू2 डैश निकाला होगा ना उसमें से म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। म्यू3 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा म्यू3 डैश माइनस 3 म्यू2 डैश टू म्यू1 डैश प्लस 2 म्यू1 डैश का क्यूब। म्यू4 इज इक्वल टू म्यू4 डैश माइनस 4 म्यू3 डैश म्यू1 डैश प्लस 6 म्यू2 डैश 1 डैश का होल स्क्वायर माइनस 3 म्यू1 डैश का पावर 4। ये 3 फॉर्मूले हैं कन्वर्जन के, जब आपके पास आर्बिट्ररी हो या फिर आपने आर्बिट्ररी काफ़ी इजीली निकाल लिया, उससे सेंट्रल में कन्वर्ट होने में हेल्प करेगा। चाहे कन्वर्जन फ्रॉम डायरेक्ट मोमेंट भी बोलते हैं उसको, या फिर मोमेंट अबाउट ओरिजिन, डायरेक्ट मोमेंट्स टू सेंट्रल। देखो पहला तो v1 तो x बार ही है, v2 जो है वो म्यू2 प्लस, यहाँ देखो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मूला, क्योंकि वी आर इज इक्वल टू म्यू आर डैश वेयर वी ए इज इक्वल टू 0। बस ए 0 है, इतना ही फ़र्क है। बाकी आर्बिट्ररी की जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, यानी सेम टू सेम। अगर आपको v2 चाहिए, v2 डैश माइनस v1 डैश का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ये सारा फॉर्मूला में रिप्लेस हो जाएगा बस। ठीक है, तो यही बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद से अब आते हैं हम लोग वापस अपने मेन टॉपिक पे कि मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा। कुछ तो हमने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सीख लिया है, कौन कौन से, कार्ल पियर्सन्स, बाउलीज और केलीज। लेकिन मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो कि बहुत ज़रूरी है, ऑफ स्क्यूनेस, इसके लिए है बीटा वन। बीटा वन का फॉर्मूला है म्यू3 स्क्वायर अपॉन म्यू2 का क्यूब, यानी थर्ड मोमेंट का स्क्वायर अपॉन म्यू2 का क्यूब। बट एक गामा वन भी होता है, समटाइम्स म्यू3 इज नेगेटिव। कभी कभी म्यू3 नेगेटिव होता है, बीटा वन उसको स्क्वायर करके पॉजिटिव बना देता है। जब आपका म्यू3 नेगेटिव हो तब आप गामा वन निकालोगे जो कि रूट अंडर बीटा वन हो जाता है। रूट अंडर बीटा वन बोले तो म्यू3 नीचे में आ जाएगा रूट 2 म्यू2 का क्यूब। ये हो गया मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, तो कब कब कौन सा निकालना है, जब म्यू3 नेगेटिव ना हो तब तो ये वाला, और जब म्यू3 नेगेटिव होगा तो गामा वन से काम करेंगे हम। दोनों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये दोनों हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट आर म्यू3 एंड म्यू2। म्यू3 इज थर्ड सेंट्रल मोमेंट एंड म्यू2 इज सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। तो ये फॉर्मूला तभी बता सकते हैं जब मोमेंट का आपको आइडिया हो, सेंट्रल मोमेंट क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है, ये सब पता हो, तभी ये बताया जाता है। मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो गया। अब हम लोग आते हैं कट, यस हाँ, क्योंकि म्यू3 नेगेटिव होगा तभी। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में, जब नेगेटिव होता है तब गामा के थ्रू डालते हैं। कर्टोसिस पे आते हैं, ऐसा क्यों, एज म्यू3 इज नेगेटिव तो इन बीटा वन वी गेट फॉल्स इन्फॉर्मेशन। बीटा वन जो है वो नेगेटिव का क्या कर देता है, स्क्वायर कर देता है, एंड गिव्स
फॉल्स इंफॉर्मेशन। तब ग्राफिकली देखोगे तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, लेकिन बीटा वन बताएगा पॉजिटिव। न्यूमेरिकली वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और ग्राफ में लॉन्ग टेल लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गया। तब फिर एक नया निकाला गया था गामा वन, जिसमें म्यू थ्री का स्क्वायर नहीं करते, म्यू थ्री वैसे ही रखते। आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप गामा वन ही हर जगह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कर्टोसिस, कर्टोसिस देखो, एक तो ग्राफ हम लोग 2D में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं हम लोग? ग्राफ 2D में पढ़ रहे हैं। ग्राफ के पास क्या क्या होगा? 2D में अगर ग्राफ पढ़ रहे हो तो एक तो लेफ्ट टू राइट होगा, एक बॉटम टू टॉप होगा। दो ही चीजें होंगी ना, लेंथ और ब्रेथ। अब हाइट तो 3D में होगा नहीं, तो लेफ्ट टू राइट का डिस्टर्बेंस हम लोग किस में पढ़ चुके हैं? स्क्यूनेस में। अब वर्टिकली यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टर्बेंस होगा उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कर्टोसिस। ध्यान से देखना, ये है हमारा नॉर्मल कर्व। नॉर्मल, नॉर्मल कर्व। ओके मैम, नॉर्मल कैसे पहचानते हैं? तो म्यू थ्री जो है, बीटा टू जो है वो इसके लिए आता है 3। बीटा टू को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। अब देखना जरा, फॉर्मूला बताएंगे उसका। कुछ ग्राफ ज़्यादा फैले हुए और ज़्यादा थिनर, हाइट भी ज़्यादा होगी, ग्रीन से जो बना रहे हैं, ज़्यादा दूर तक स्प्रेड भी होगा, तो बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक जिसमें बीटा टू की वैल्यू ग्रेटर देन 3। तीसरा है कम फैला होगा और फ्लैट होगा, प्लैटिकर्टिक। क्या बोलते हैं? प्लैटिकर्टिक। प्लैटिकर्टिक में हो जाएगा बीटा टू लेस देन 3। ये सब नाम कहाँ से आए हैं? ये सब एनिमल के नाम से लिए गए हैं, सब लैटिन नेम है। प्लैटिकर्टिक, देखो लेप्टो का मतलब होता है कंगारू, तो ऐसा लगता है ना कि दो कंगारू जो है आमने सामने फेस किए हुए खड़े हैं। लेप्टो फॉर कैंगरू से लेप्टोकर्टिक ग्राफ बना। प्लैटिपस भी एक एनिमल होता है, के बीच पे पाया जाता है। इट्स नॉट टॉर्टोइज या टर्टल, कछुआ नहीं है ये, हमारे यहाँ नहीं होता है, विदेश में होता है प्लैटिपस एनिमल। प्लैटिपस के जैसा दिखता है ये ग्राफ, फ्लैट और छोटा सा, तो इसलिए इसका नाम है प्लैटिकर्टिक। मेजो का मतलब होता है मिडिल, तो जो ना लेप्टो हो ना प्लैटी हो, बीच में हो, उसको मेजोकर्टिक कहा जाता है। तो नॉर्मल को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज मेजोकर्टिक। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ। लेप्टो हो सकता है, मेजोकर्टिक हो सकता है, या फिर प्लैटिकर्टिक हो सकता है। तीनों के लिए कंडीशन अलग अलग है। लेप्टो के लिए बीटा टू ग्रेटर देन 3, मेजो के लिए बीटा टू इज इक्वल टू 3, प्लैटी के लिए बीटा टू इज लेस देन 3। ये 3 आपको याद रखना है। ठीक है। अब बीटा टू निकालेंगे कैसे? यस, क्योंकि जो सिमेट्रिकल और वो 3 जो है वो रख लिया गया है, एक निकाला गया था। स्टैट्स में ना बहुत चीज़ का आंसर नहीं मिलता, प्रैक्टिकली जो चीज़ होता है उसी को हम लोग एविडेंस मानते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा गया कि जो नॉर्मल कर्व होते हैं ना, नॉर्मल कर्व के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मल कर्व का पूरा इंटीग्रेशन करके एरिया 1 आना चाहिए, काफ़ी कुछ होती है प्रॉपर्टीज। वैसे एरिया का जब भी निकाला गया तो बीटा टू हमेशा 3 ही आता है नॉर्मल का, 3 से कंपेयर करते हैं। अब जैसे आपके दिमाग में आ गया ना 3 से क्यों, 0 से क्यों नहीं, इसके लिए भी एक गामा 2 है, बताएंगे अभी। देखो बीटा टू का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 4 अपॉन म्यू टू का स्क्वायर। म्यू 4 इज फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, म्यू टू इज सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। अब इसी के लिए आया था गामा 2। कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, मैम 3 से नहीं कंपेयर करना हमें, बीटा टू माइनस 3। तो आपको कहोगे मैम ये क्या बात हो गई, फिर हमें बीटा टू माइनस 3 लर्न करना पड़ेगा। अरे भाई आपको नहीं लर्न करना है, ये सब कंप्यूटर में फिट हो जाता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में सब फिट हो जाता है। तो आराम से आपको गामा टू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो लेप्टो हो गया, गामा टू नेगेटिव आ रहा है तो प्लेटी हो गया, और अगर 3 आ रहा है तो मेजो पे 0 आ जाएगा गामा टू। समझ में आई बात? तो यहाँ गामा टू जरा सोचो ना, बीटा टू माइनस 3 करोगे तो 3 माइनस 3 0, यहाँ 3 से बड़ा है
बीटा 2, तो बीटा 2 में से 3 माइनस करोगे तो गामा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे गामा 2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यही इतना था किसके बारे में, कर्टोसिस और स्क्यूनेस के बारे में। कर्टोसिस के लिए सिर्फ मोमेंट कोफिशिएंट ही है बीटा 4 सॉरी म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर, और गामा 2 है बीटा 2 माइनस 3। और स्क्यूनेस के लिए तो विदाउट मोमेंट भी है और मोमेंट वाले भी हैं। इतना क्लियर हो गया, तो अब एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन में कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को करनी है, तो ध्यान से सुनना। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द नेचर ऑफ द ग्राफ। क्वेश्चन ये है हमारा 20 to 30 क्लास दे रखा है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 70, 70 to 80, 80 to 90 क्लास है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 14, 20, 55, 17, 11, 8। अब इसका हमें वही कर्टोसिस और क्यूनेस दोनों फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, ग्राफ किस टाइप का होगा। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को पहचाना कि क्वेश्चन है क्या, कॉन्टिन्यूअस का है। कॉन्टिन्यूअस में ये देखेंगे कि क्या ये ओपन एंड मतलब कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है या नहीं। 40 40 कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, सब जगह सही है। 80 80 कोई गैप नहीं है। सीधा एक्स निकाल देंगे मिडिल वैल्यू, 20 और 30 के बीच में 25। और क्या गैप हर क्लास का सेम है, यानी इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, 10 10 10 10 10, तो सीधा 10 ऐड कर दो। 35, 45, 55, 55, 5, 85, एक्स आ गया। अब हमें चाहिए डेविएशन। अब देखो इनका एक्स मीन निकालने जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम लोग एक्स माइनस ए करने वाले हैं। ए किसको ले लें, मिडिल को ले लेते हैं ना, 55 को ले लेते हैं। ए किसको ले लेते हैं, 55 को। तो 25 माइनस 55 कितना हो गया, जल्दी बताओ। -30। 35 माइनस दिस तो -20, -10, 0, 10, 20, 30। 10 20 30 भी मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है। एक काम करते हैं, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच कर देते हैं। क्लास हाइट इज 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2। अब जो मुझे मोमेंट चाहिए, चारों मोमेंट के लिए ध्यान से देखना, f इंटू डी चाहिए, फिर f इंटू डी का स्क्वायर चाहिए, f इंटू डी क्यूब इंटू एफ चाहिए, फिर f इंटू डी का पावर 4। से चारों मोमेंट आ जाएंगे हमारे। अब f इंटू डी करोगे तो 5 3 जा -15, 14 2 जा -28। देख रहे हो ना, इस f और इस d कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 20 का -20, 0, 17, 7 2 जा 22, 24। इसके बाद से f इंटू डी स्क्वायर करोगे तो एफ डी तो है ही हमारे पास, एक बार और d से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंगल f रहेगा और d का स्क्वायर हो जाएगा। -15 इंटू 3 कितना हो गया, +45, 28 2 जा 56, 20, 0, 17, 44 और 72। अब f इंटू डी क्यूब चाहिए, तो एफ डी स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी स्क्वायर है ही, एक और d से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यूब बन जाएगा। तो 45 इंटू 3 -135 -112 -20, 0, 17, 88, 116। फिर इधर करेंगे तो जो एफ डी क्यूब है इसी को फिर डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ डी 4 बन जाएगा। दैट इज 405, 224, 20, 0, 17, 176, 648। टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैंने कैलकुलेशन कर दिया सारा।
ज़्यादा रहता तो फिर आप लोगों से हम करवाते। इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को एक बार घर पे कर लेना खुद से। समेशन एफ डी, समेशन एफ डी स्क्वायर, समेशन एफ डी क्यूब, समेशन एफ डी 4। बताओ तो समेशन एफ डी कितना आ रहा है? 0 आएगा। ये तो एफ डी 0 आ रहा है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी है तो 0 आना ही है। एफ डी स्क्वायर करोगे तो 254, एफ डी क्यूब करोगे तो 54, और ये आ गया 1490। समेशन एफ कितना है? 100 है। तो हमने एक्चुअल मीन से तो निकाला नहीं है, तो म्यू 1 डैश आएगा हमारे पास पहले। समेशन एफ डी बाई समेशन एफ दैट इज 0। म्यू 2 डैश निकालेंगे, समेशन एफ डी स्क्वायर बाई समेशन एफ दैट इज 254 बाई 100। 254 बाई 100 तो कितना आ गया? 2.54। नेक्स्ट है म्यू 3 डैश, समेशन एफ डी क्यूब बाई समेशन एफ कितना आ गया? 54 बाई समेशन एफ 100। नेगेटिव हो जाता है इसलिए कम हो जाता है। दिस इज 0.54। फिर म्यू 4 डैश निकालेंगे तो समेशन एफ इंटू डी टू द पावर 4 बाई समेशन एफ, दिस इज 1490 बाई 100, दिस विल बी 14.9। अब बारी आ रही है कन्वर्जन फॉर्मूला की। कन्वर्जन फॉर्मूला की तो म्यू 1 तो 0 हो जाता है। म्यू 2 इजक्वल टू क्या पढ़ा है हमने? म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। तो म्यू 2 डैश इज 2.54 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.54। म्यू 3 निकालोगे तो फॉर्मूला आ जाता है म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश का क्यूब। म्यू 3 डैश इज 0.54 माइनस 3 म्यू 2 डैश इज 2.54, म्यू 1 डैश इज 0 प्लस 0। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, पता है क्या हो रहा है? कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, देख रहे हो ना? 0.54 इधर भी 0.54, 2.54 2.54 0। तो लक हमारा इतना अच्छा है कि हमने जो लिया था ना ए, हाँ वही हमारा एक्चुअल मीन था। एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, ए वॉज, हमने चेक तो नहीं किया था निकाल करके, लेकिन ए ही हमारा एक्चुअल मीन था, इसलिए कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यही सारे सेंट्रल मोमेंट भी हो गए। म्यू 1 इज इक्वल टू 0, म्यू 2 इज इक्वल टू 2.54, म्यू 3 इज इक्वल टू 0.54 एंड म्यू 4 इज इक्वल टू 14.9। अब हम लोग निकालेंगे दोनों कोफिशिएंट। बीटा 1 का फॉर्मूला याद है क्या? म्यू 3 नेगेटिव है? नहीं है, तो बीटा 1 से ही काम चल जाएगा। बीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का क्यूब। म्यू 3 स्क्वायर इज 0.54 का स्क्वायर अपॉन में म्यू 2 क्यूब। म्यू 2 क्यूब आएगा। अच्छा, एक चीज हमने नहीं किया, पता है गलती कहाँ की है? हमने अगर h से डिवाइड किया था तो फिर h से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? समझ में आई बात? ये हर जगह करना पड़ेगा। इंटू एच, टू एच स्क्वायर, टू एच क्यूब, टू एच टू द पावर 4। तो इसमें कर देंगे 200। एच इज 10, तो 10 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 254। तो सही कर लो। फिर इंटू करेंगे यहाँ पर 10 का क्यूब, ये आ जाएगा 540। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे 10 का पावर 4 आ जाएगा, तो स्क्वायर 100 आ जाएगा, तो 149000। तो बस यही, अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना बाकी रह गया है। 2.54 ना हो करके ये 254 था,
दिस वॉज 540। मुझे समझ में आ गई बात, हमने कहाँ गलती की थी। एक मिनट, तो भी 254 कर दो, यहाँ पर भी क्या है 540 है ना। अब आप समझ चुके हो 540, तो इधर सही करना पड़ेगा 54 फिर 540 फिर है 149,000। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। हम U3 का स्क्वायर करेंगे तो 540 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में म्यू2 का क्यूब करेंगे 254 का क्यूब, ये आ जाएगा 0.0178 जो कि पॉजिटिव आ गया। तो हम लिख देंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। क्या लिख देंगे? पॉजिटिवली स्क्यूड। क्योंकि बीटा 1 किसका कोफिशिएंट है? स्क्यूनेस का कोफिशिएंट है। तो बीटा 1 निकाला हमने, चाहे जितनी भी छोटी वैल्यू आई, आया तो पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिवली स्क्यूड। अब बीटा 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा म्यू4 बाई म्यू2 का स्क्वायर। म्यू4 कितना है? 149,000 बाई म्यू2 का स्क्वायर यानी कि 254 का स्क्वायर। तो दिस इज 2.31। ये तो लेस देन 3 आ गया। लेस देन 3 पे क्या लिखते हैं? स्टैटिक। ध्यान से सुनना, अगर ये हमारा नॉर्मल कर्व है, सपोज करो इसके कंपैरिजन में पॉजिटिवली स्क्यूड है और प्लैटिकर्टिक है, मतलब फ्लैट भी होना है और पॉजिटिवली स्क्यूड भी है, लाइक दिस फ्लैट पॉजिटिवली स्क्यूड। कंपैरेटिव स्टडी होता है ये स्क्यूनेस। थोड़ा सा फ्लैट यानी उसे नीचे रहेगा और लॉन्ग टेल किस साइड पे रहेगा? राइट हैंड साइड पे रहेगा। ये बन गया हमारा नेचर ऑफ द कर्व। ये इतना पढ़ाना था मुझे। अब आपके बुक में क्या है? डिवोर में कहीं कहीं पर ऐसे बना देते हैं, तो बोलते हैं मल्टी मॉडल ग्राफ। क्या बोलते हैं? मल्टी मॉडल ग्राफ। फिर ऐसा बना देंगे, नहीं सबका हाई टेक होगा तब, तो बोलते हैं बाई मॉडल ग्राफ। क्या बोलते हैं? बाई मॉडल ग्राफ। फिर आपके में ये भी बताया हुआ है पॉजिटिव, नेगेटिव, सिमेट्रिकल। पॉजिटिवली स्क्यूड वर्ड तो लिख दिया, नेगेटिवली स्क्यूड लिख दिया, लेकिन उसको समझाया नहीं है कैसे निकाला जाता है या क्या होते हैं। हम लोगों ने करा दिया। चैप्टर 4 में इसका यूज़ है, चैप्टर 6 में यूज़ है और इकोनोमेट्रिक्स में यूज़। हमने आगे के लिए काम आसान करने के लिए कर दिया। आज बच्चे क्लास का नंबर क्या था? नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 7, चैप्टर 1। और अब हम लोग डिवोर्स से जो जो टॉपिक रह गए हैं ना, उन सबको करना शुरू करेंगे। तो 2-3 क्लास में हो जाता है डिवोर्स, तो चैप्टर 1 हो जाएगा। चैप्टर 1 में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा है। फिर चैप्टर 2 से थोड़ा कम कम टाइम लगेगा। तो फिर हम लोग बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया 6th क्लास तक, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, पढ़ लेना है एक बार ज़रूर। याद क्या क्या रखना है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये सब कोई भी फॉर्मूला नहीं याद रखना आपको, स्क्यूनेस मोमेंट का, टोसिस का। बस आइडिया होना चाहिए कि होते क्या है। फॉर्मूला कोई भी नहीं याद रखना, कहीं भी आपको कुछ नहीं करना है। बस इतना याद रख लेना कि बीटा 1 अगर 0 है तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा, और बीटा 2 3 है तो क्या होगा, 3 से ज़्यादा है तो क्या होगा, 3 से कम है। तो बस इतना ही लास्ट में आपको याद होना चाहिए। टॉपिक आप पूरा समझ चुके हो, इससे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा। फिर जब आएगा सेमेस्टर 2 में तो आपने पढ़ा हुआ है तो हम वहाँ रिवाइज आपको करवा देंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक के लिए इतना ही, रिवाइज करके ज़रूर बैठना है क्लास में। तक के लिए फिर बाय 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 बाय।